मैं कमलेश मौर्य सहायक प्राध्यापक, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अंतर्गत ऑफ द क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट्स, न्यासों के सृजन के संबंध में एक व्याख्यान प्रस्तुत करता हूँ। आइए जानते हैं। सबसे पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना। सृजन से अभिप्राय किसी वस्तु की उत्पत्ति अथवा उद्भव से है। ऐसी उत्पत्ति या तो अभिव्यक्त रूप से या फिर अनव्याश्रित रूप से हो सकती है। न्यासों के सृजन के बारे में यही व्यवस्था है। विभिन्न प्रकार के न्यासों की उत्पत्ति विभिन्न रीतियों से होती है, लेकिन प्राय प्रत्येक वैध न्यास का सृजन करने के लिए कुछ अपेक्षाओं का पूरा किया जाना आवश्यक होता है। इसके अभाव में वैध न्यास निर्मित नहीं किया जा सकता। ये रही पहली हेडिंग। दूसरी हेडिंग है प्रोविजन यानी कि प्रावधान। भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 4 से 10 तक में वैध न्यास के सृजन की अपेक्षाओं का उल्लेख किया गया है। आइए जानते हैं। पहली हेडिंग है लॉफुल पर्पस यानी विधिपूर्ण उद्देश्य। धारा 4 के अंतर्गत अधिनियम की धारा 4 वैध न्यास के सृजन के लिए विधिपूर्ण उद्देश्यों का प्रावधान करती है। न्यास के उद्देश्यों का विधिपूर्ण होना आवश्यक है। यदि उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं है तो न्यास शून्य होगा। निम्नलिखित उद्देश्यों को इस अधिनियम की धारा 4 एवं भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत वैध उद्देश्य माना गया है। पहला है जो विधि द्वारा निषिद्ध नहीं है यानी कि मना नहीं किया गया है, या दूसरा जो इस प्रकृति का नहीं है कि यदि उसे अनुज्ञात किया गया तो वह विधि के उपबंधों को निष्फल बना देगा, या तीसरा पॉइंट जो कपटपूर्ण नहीं है, या फोर्थ पॉइंट जो किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाला नहीं है, या पांचवा पॉइंट जो न्यायालय की दृष्टि में अनैतिक या लोक नीति के विपरीत नहीं है। दूसरा पॉइंट है ट्रस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति का न्यास। आइए जानते हैं। अधिनियम की धारा 5 वैध न्यास के सृजन की वह औपचारिकताओं का उल्लेख करती है। यह धारा 6 के प्रावधानों से संबंध है, जिसमें कि वैध न्यास के सृजन की आंतरिक औपचारिकताओं का उल्लेख किया गया है। धारा 5 चल एवं अचल संपत्ति के न्यासों के सृजन के लिए कुछ शर्तें निरूपित करती है। धारा 5 के अनुसार अचल संपत्ति से संबंधित न्यास का सृजन तभी किया जा सकता है जबकि इसकी घोषणा 4 पॉइंट है। पहला है निर्वस्यति लिखित, तथा दूसरा पॉइंट न्यासधारी अथवा न्यासकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित, तथा तीसरा पॉइंट रजिस्टर्ड विलेख द्वारा, या फोर्थ पॉइंट न्यासकर्ता अथवा न्यासधारी के इच्छा पत्र द्वारा की जाए। एक मामले में निर्वस्यति लिखित द्वारा घोषित अचल संपत्ति विषयक न्यास की विधि मान्यता के लिए उसका रजिस्ट्रीकरण करना आवश्यक माना गया है। इसी तरह चल संपत्ति से संबंधित न्यास का सृजन तभी होता है जबकि न्यास की संपत्ति का स्वामित्व न्यासधारी को हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार अचल संपत्ति के न्यास का सृजन जहां केवल घोषणा मात्र से ही हो जाता है, वहां चल संपत्ति के न्यास का सृजन केवल संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण से ही हो सकता है। अचल संपत्ति के मामलों में घोषणा से ही न्यास की संपत्ति न्यासधारियों में निहित हो जाती है और इसे संपत्ति का हस्तांतरण मान लिया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन 6, न्यास का सृजन। धारा 6 एक वैध न्यास के सृजन के लिए 5 आवश्यक बातों की अपेक्षा करती है। पहली बात है न्यासकर्ता का न्यास निर्मित करने का आशय। दूसरी बात न्यास का उद्देश्य। तीसरी हितग्राही। फोर्थ है न्यास संपत्ति, एवं पांचवी न्यास संपत्ति का न्यासधारी को हस्तांतरण। एक केस है
कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस पी भंडारी के मामले में न्यास के सृजन की इन आवश्यकताओं की पुष्टि की गई। उपर्युक्त में से किसी के भी अभाव में वैध न्यास का सृजन नहीं किया जा सकता। पद क्रमांक 5 यानी कि न्यास संपत्ति का न्यासदारी को हस्तांतरण में उपबंधित शर्त धारा 5 के प्रावधानों के अंतर्गत है। जहां तक अन्य शर्तों का संबंध है, हितग्राही को छोड़कर शेष का नाइट वर्सेस नाइट के बाद में लॉर्ड लैंगडेल ने 3 निश्चितताओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वो 3 निश्चितताएं हैं, पहला है शब्दों का आज्ञापक होना, दूसरा है न्यास की विषय वस्तु का निश्चित होना एवं तीसरा उद्देश्यों का निश्चित होना। नेक्स्ट हेडिंग है हु मे क्रिएट ट्रस्ट, यानी कि न्यासों का सृजन कौन कर सकेगा। इस संबंध में धारा 7 प्रावधान करती है। धारा 7 के 7 ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख करती है जो न्यास का सृजन कर सकते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हर कोई व्यक्ति न्यास का सृजन नहीं कर सकता। न्यास का सृजन केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो संविदा करने के लिए सक्षम है। इस अधिनियम की धारा 7 के अनुसार केवल वही व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम है न्यास का सृजन कर सकता है। संविदा करने के लिए कौन व्यक्ति सक्षम होगा, इस बात का उल्लेख न्यास अधिनियम में नहीं किया गया है। अतः यहाँ व्यक्ति की सक्षमता का निर्धारण भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के अनुसार किया जाएगा। अवयस्क व्यक्ति द्वारा न्यास का सृजन, इस संबंध में क्या प्रावधान है। सामान्यतः वयस्क व्यक्ति ही संविदा करने के लिए सक्षम होती है। अवयस्क व्यक्ति द्वारा की गई संविदा शून्य होती है। यही कारण है कि अवयस्क द्वारा किया गया संपत्ति का हस्तांतरण भी शून्य होता है। लेकिन न्यास अधिनियम की धारा 7 का उपखंड बी अवयस्क को आरंभिक क्षेत्राधिकार वाले प्रधान व्यवहार न्यायालय की अनुमति से न्यास का सृजन करने का अधिकार देता है। ऐसा या तो वह अवयस्क स्वयं या उसकी ओर से अन्य कोई व्यक्ति कर सकता है। एक केस है कमिश्नर इनकम टैक्स वर्सेस हमदर्द दवाखाना EIR 1960 के मामले में यह कहा गया कि ऐसा व्यक्ति न्यास का सृजन कर सकता है जो संपत्ति धारण करने अथवा संपत्ति का अन्य संक्रमण करने के लिए सक्षम है। यदि मिताक्षरा शाखा से शासित संयुक्त हिंदू परिवार की कर्ता द्वारा ऐसी संपत्ति का न्यास सृजित किया जाता है जिसमें परिवार के अवयस्क सदस्य का हित निहित है, तो ऐसा न्यास अवयस्क के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा। नेक्स्ट हेडिंग है सब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट, न्यास की विषय वस्तु। धारा 8 के अंतर्गत जानिए। न्यास की विषय वस्तु से अभिप्राय न्यास की संपत्ति से है। धारा 4 के अनुसार न्यास की संपत्ति ऐसी होनी चाहिए जो हितग्राही को हस्तांतरित की जा सके। न्यास की विषय वस्तु किसी वर्तमान न्यास का लाभप्रद हित मात्र ही नहीं होना चाहिए, लेकिन इस संबंध में आंग्ल विधि कुछ भिन्न है। आंग्ल विधि के अंतर्गत यह वर्तमान न्यास का लाभप्रद हित हो सकता है। भारत में इसकी अप्रयोज्यता का एकमात्र कारण न्यास पर न्यास को वर्जित करना है। धारा 8 के उपबंध केवल निजी न्यासों पर लागू होते हैं, शैक्षणिक न्यासों पर नहीं। इस प्रकार प्रतिभू का दायित्व न्यास की विषय वस्तु नहीं हो सकता। नेक्स्ट हेडिंग है हु मे बी बेनिफिशियरी, हितग्राही कौन हो सकता है। इस संबंध में धारा 9 प्रावधान करती है। धारा 9 के अनुसार प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो संपत्ति धारण करने के लिए समर्थ है हितग्राही हो सकता है। इस प्रकार यद्यपि अवयस्क द्वारा की गई संविदा शून्य होती है, फिर भी वह किसी संपत्ति का हस्तांतरित हो सकता है।
वह विक्रेता एवं बंधकी हो सकता है और इसी कारण एक अवयस्क हितग्राही हो सकता है। आंग्ल विधि का यह सामान्य नियम है कि वह व्यक्ति जो किसी संपत्ति की वैध संपदा को धारण करने के लिए सक्षम है, किसी न्यास के अंतर्गत साम्यक हित अर्जित कर सकता है, लेकिन यह सर्वथा मान्य नहीं है। भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 9 के अनुसार किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के पक्ष में न्यास का सृजन किया जा सकता है, जहां तक कि उसके उद्देश्य विधिपूर्ण है। जहां कोई न्यास ऋणदाताओं को ऋण का भुगतान करने के लिए सृजित किया जाता है, वहां ऋणदाता हितग्राही नहीं हो जाते। धारा 9 का पश्चातवर्ती भाग हितग्राही द्वारा दावा त्याग के बारे में प्रावधान करता है। हितग्राही न्यास के अंतर्गत हित को स्वीकार करने के लिए बद्ध नहीं होता। वह न्यासदारी को संबोधित स्वत्व त्याग अथवा उससे विसंगत अभ्यर्थना प्रस्तुत करके अपने हित का त्याग कर सकता है। एंड लास्ट हेडिंग, हु मे बी ट्रस्टी, न्यासदारी कौन हो सकेगा? आइए जानते हैं। धारा 10 के अंतर्गत अधिनियम की धारा 10 में न्यासधारियों की अर्हताओं के बारे में प्रावधान किया गया है, यानी कि एलिजिबिलिटी के बारे में। सामान्यतः वह प्रत्येक व्यक्ति जो संपत्ति धारण करने के लिए सक्षम है न्यासधारी हो सकेगा, लेकिन यदि न्यासधारी को न्यास का निष्पादन अपने विवेक के आधार पर करना है तो उसके लिए आवश्यक है कि वह संविदा करने के लिए सक्षम हो। यद्यपि न्यास अधिनियम में संविदा करने के लिए कौन व्यक्ति सक्षम होगा, इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। फिर भी भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के उपबंध इस पर लागू होंगे और धारा 11 के अंतर्गत प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो वयस्क एवं स्वचित्त है संविदा करने के लिए सक्षम माना गया है। इसी के साथ में धारा 4 से धारा 10 तक प्रावधान कंप्लीट हुए एंड लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष। और निष्कर्ष में विद्यार्थी संपूर्ण धाराओं का सार लिख सकते हैं, विचार लिख सकते हैं, अपनी ओपिनियन लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य